लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इंडियन हिस्ट्री में तोप खाने या बारूद के इस्तेमाल की जब बात आती है तो सबसे पहले याद आती है पानीपत की पहली लड़ाई। 1526 का वो साल जब बाबर की तोपों ने दिल्ली की लोधी सल्तनत को ढेर कर दिया। हमारी हिस्ट्री की किताबें बताती हैं कि भारत में बारूद से बर्बादी लाने का काम बाबर ने किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक अधूरा सच है? क्या आप जानते हैं कि बाबर के आने से भी काफी साल पहले भारत की धरती पर तोपें गरजा करती थी। ये आग नॉर्थ इंडिया के मैदानों में नहीं बल्कि दक्कन के पठारों में लगी थी। इसे लगाने वाला कोई मुगल नहीं था, बल्कि एक ऐसा एम्पायर था जिसने साउथ इंडिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है बहमनी सल्तनत की। बहमनी सल्तनत, जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर दिल्ली सल्तनत और मुगलों की ताकत के आगे दबा दिया जाता है, असल में यह सल्तनत मिडिवल भारत की सबसे डायनेमिक और सबसे कल्चरली वाइब्रेंट सल्तनत थी। यह सिर्फ एक मुस्लिम रियासत की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जिसे बाहर से आए लोगों ने बसाया, जिसने लोकल कल्चर के साथ मिलकर एक नई पहचान बनाई और जो आखिर में किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही दरबार की साजिशों का शिकार होकर बिखर गई। आज मैं आपको इसी सल्तनत की कहानी सुनाऊंगा, कैसे मोहम्मद बिन तुगलक की गलती ने एक ऐसे साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की जिससे अकबर और औरंगजेब जिंदगी भर लड़ते रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 14वीं सदी के मध्य से। दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तुगलक ने अपने कंफ्यूज्ड फैसलों में से एक फैसला लिया था राजधानी को दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद शिफ्ट करने का। बाद में कई दिक्कतों के चलते उसे राजधानी दोबारा दिल्ली ले जानी पड़ी, लेकिन इस एक फैसले ने सल्तनत को उभारने में बहुत बड़ा रोल निभाया। दक्कन में तुगलक के जो सूबेदार और मिलिट्री कमांडर पीछे छूट गए थे, उनके दिलों में दिल्ली से आज़ाद होने का एक बीज बो दिया गया था। इन कमांडर्स को अमीराने सदा यानी 100 सैनिकों के कमांडर कहा जाता था। ये लोग तुगलक की क्रूर और अस्थिर नीतियों से तंग आ चुके थे। यही वजह है कि बगावत की आग इन सैनिकों में सुलगने लगी। इन सैनिकों में से ही एक दक्कनी अमीर इस्माइल मुख ने इस विद्रोह की कमान संभाल ली। इस विद्रोह के दौरान मुख को यह समझ आया कि एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए जिस लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है वो उसमें है ही नहीं। फिर इस विद्रोह के दौरान एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसके ओरिजिन को लेकर इतिहासकार आज तक एक साथ नहीं है। इस शख्स का नाम था जफर खान। 3 अगस्त 1347 का दिन था जब दौलताबाद के किले में इस्माइल मुख ने अपनी गद्दी जफर खान के हक में छोड़ दी, और इसी के साथ दक्कन के पठार पर एक बहुत बड़ी और बेहद ताकतवर आज़ाद मुस्लिम सल्तनत की नींव रखी गई, जिसे हम बहमनी सल्तनत के नाम से जानते हैं। लेकिन इस सल्तनत को बढ़ने के लिए बाकी रियासतों और राजाओं को जीतना ज़रूरी था, और यही वजह है कि आगे चलकर इन्होंने बारूद और तोप का इस्तेमाल किया। कब और कैसे, वो अभी बस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहमनी सुल्तान जफर खान ने अपना नाम बदल लिया और रख लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। लेकिन सवाल यह है कि जफर खान आखिर था कौन? यहीं पर हिस्ट्री की बहुत बड़ी डिबेट सामने आती है। अगर आप 16वीं सदी के मशहूर पर्शियन इतिहासकार फरिश्ता की किताब तारीख़ फरिश्ता पढ़ें तो फरिश्ता एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। फरिश्ता का कहना है कि जफर खान असल में गंगू नाम के एक ब्राह्मण ज्योतिषी का नौकर था। गंगू ने जफर खान की किस्मत में राजयोग देखा था और उसकी मदद की थी। इसीलिए जब जफर खान सुल्तान बना तो उसने अपने साथ हसन गंगू जोड़ लिया और अपने साम्राज्य का नाम ब्राह्मण के नाम पर बहमनी रखा। अब ये एक बहुत ही सेकुलर और खूबसूरत कहानी लगती है, लेकिन क्या सचमुच इतिहास इतना सीधा होता है? मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे कि HSQ हुसैनी और HK शेरवानी इस ब्राह्मण थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि एक कट्टर अफगान या खुरासानी योद्धा कभी किसी ब्राह्मण के नाम पर अपने महान साम्राज्य का नाम क्यों रखेगा? उनके हिसाब से जफर खान का दावा था कि वो प्राचीन ईरान के लेजेंडरी राजा बहमन, जो कि इस फंदियार के बेटे थे, उनके वंशज हैं। अपने साम्राज्य को एक और ऐतिहासिक और शाही लेजिटिमेसी देने के लिए उन्होंने ये नाम चुना था, जफर खान ने। इनके समकालीन इतिहासकार इसामी भी अपनी किताब फुतूह उस सलातीन में हसन गंगू वाली बात का कोई जिक्र नहीं करते।
इतिहास के ये अलग अलग पहलू हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे कभी कभी मिथक और लोक कथाएं जो वास्तविक इतिहास है उस पर हावी हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर दोस्तों असली खेल भी शुरू होता है। पहले दिन से जफर खान को पता था कि आगे बढ़ना है तो अपने को बचाना है। इसीलिए गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन बहमन शाह ने समझ लिया कि दौलताबाद दिल्ली के बहुत करीब है और वहां से राज करना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपनी कैपिटल को साउथ की ओर गुलबर्गा में शिफ्ट कर दिया और इसका नाम इन्होंने रखा एहसानाबाद। गुलबर्गा एक काम का इलाका था, यह दक्कन के बिल्कुल बीचों बीच था, जो उसे नॉर्थ के हमलों से भी बचाता था और साउथ की सियासत पर नजर रखने की ताकत भी देता था। सुल्तान के सामने सवाल यह था कि वो तो मुस्लिम हैं, तो एक हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी को रूल कैसे करें। यहां पर बहमन शाह ने अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सेंट्रलाइज्ड मॉडल को नकार दिया। इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 तरफ यानी 4 प्रांतों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। हर एक प्रांत का एक तरफदार यानी गवर्नर होता था, जिसे टैक्स वसूलने से लेकर जस्टिस करने और अपनी सेना रखने की पूरी आज़ादी थी। ये दिल्ली में तुगलक के मॉडल से एकदम अलग था और इसने लोकल गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहमन शाह ने अपनी ज़्यादातर बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर जजिया टैक्स नहीं लगाया। ये ठीक वही दौर था जब नॉर्थ इंडिया में फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लगता था, उन पर भी जजिया थोप रहा था। बहमन शाह का यह फैसला कोई धार्मिक कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक प्रैग्मेटिक और समझदार शासक की निशानी थी। वो सूफी संत सिराज जुनैदी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहते थे। अब बहमन शाह की इच्छा थी कि वो पूरे साउथ इंडिया को जीतना चाहता था, लेकिन उसके इस सपने के बीच में एक बहुत बड़ी और बेहद ताकतवर दीवार खड़ी थी। यह दीवार थी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर अंपायर के बीच की दुश्मनी इंडियन हिस्ट्री के सबसे लंबे और सबसे खूनी स्ट्रगल्स में से एक है। विजयनगर साम्राज्य बहमनी सल्तनत से काफी बड़ा और ताकतवर था। दोनों ही साम्राज्यों के बीच में लंबे समय तक लड़ाइयां चली, जो पहले बहमनी सल्तनत के विभाजन और बाद में विजयनगर के पतन पे जाके रुकी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इन दोनों ही सल्तनतों के बीच लड़ाई सिर्फ धर्म को लेकर थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। यह लड़ाई धर्म से ज्यादा इकोनॉमी, रिसोर्सेज और भूगोल की थी। दोनों ही साम्राज्यों के बीच में एक बहुत ही फर्टाइल लैंड का टुकड़ा था। इसे रायचूर दोआब कहा जाता था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का यह इलाका किसी सोने की खदान से कम नहीं था। यानी कि जो इस दोआब पर कब्जा कर लेगा, दक्कन की इकोनॉमी पर उसी का राज होगा। इसी एरिया पर कब्जे की लड़ाई ने बहमनी सल्तनत और दक्कन की राजनीति और समाज को काफी हद तक बदला। यह बदलाव बहमनी सल्तनत के अलग अलग राजाओं के टाइम पर अलग अलग तौर तरीकों से आए। बहमन शाह की मौत के बाद उनका बेटा मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह प्रथम को इतिहास में जिस एक घटना के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, वो है 1367-1368 का रायचूर दोआब का युद्ध। इस जंग में एक ऐसी चीज हुई जो भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। विजयनगर की बहुत बड़ी पैदल सेना और हाथी बहमन सेना की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक दक्कन के आसमान में एक बहरा कर देने वाला धमाका होता है। आग के गोले हवा को चीरते हुए आते हैं और विजयनगर की सेना के चीथड़े उड़ा देते हैं। हाथियों में भगदड़ मच जाती है और पूरी सेना तितर बितर होने लगती है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारूद और तोप खाने के इस्तेमाल का शुरुआती एग्जाम्पल था। इस एक ट्रिक ने जंग की दिशा बदल दी। इस बारूद और तोप के इस्तेमाल ने बहमनी सल्तनत को इस लड़ाई में जीत दिलाई। लेकिन जैसा कि आपने मुगल साम्राज्य में देखा होगा कि कैसे साजिशों का दौर चलता था, मर्डर हो जाते थे, वैसे ही बहमनी सल्तनत भी इन साजिशों और हत्याओं से बच नहीं पाई। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद बहमनी सल्तनत की गद्दी थोड़ी बहुत हिलने लगी और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद कई छोटे बड़े सुल्तान आए और वो टिक नहीं पाए। लेकिन जब 1397 में ताजुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, तब जाकर बहमनी सल्तनत कुछ स्टेबल हुई। फिरोज शाह ने बहमनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने लोकल हिंदुओं को बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया। लेकिन विजयनगर के साथ दुश्मनी ताजुद्दीन के दौर में भी जारी रही। इसी दौर में एक ऐसी जंग होती है जो साउथ इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई को हम सुनार की बेटी का युद्ध इसके नाम से जानते हैं। लोक कथाएं कहती हैं कि साल 1406 में विजयनगर के राजा देवराय प्रथम को मुदगल नाम के एरिया की एक सुनार की बेटी पार्थल की खूबसूरती के बारे में पता चला। वो इस पर इतने मोहित हुए कि इन्होंने उसको शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन पार्थल ने शादी से मना कर दिया। गुस्से में देवराय ने मुदगल पर हमला कर दिया।
क्योंकि मुदगल बहमनी इलाके में आता था, इसलिए फिरोज शाह ने इसे अपनी तौहीन माना और विजयनगर पर धावा बोल दिया। लब्बो लुआब ये है इस कहानी का कि एक बेहद खूबसूरत लड़की के लिए दो महान साम्राज्यों के बीच में भयंकर खून खराबा हुआ। सुनने में किसी पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इस कहानी को एक अलग एंगल से देखते हैं। हिस्टोरियंस इसे लोक कथा का हिस्सा मानते हैं, जिसमें असली पॉलिटिकल इरादों को अक्सर रोमांटिक बनाकर दिखाया जाता था। मुदगल का एरिया उसी रायचूर दोआब में आता था, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। इसीलिए भले ही कहानी को एक रोमांटिक एंगल दिया गया, लेकिन ये लड़ाई भी वहाँ की ज़मीन और उसके रिसोर्सेज पर कब्जे के लिए ही लड़ी गई थी। हालांकि इस लड़ाई को फिरोज शाह हार गया और मुदगल एरिया विजयनगर एम्पायर के कब्जे में आ गया, और इसी के साथ बहमनी और विजयनगर की दुश्मनी में एक और दीवार जुड़ गई। फिर बहमनी की गद्दी पर एक और शासक आए, शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। इतिहास इन्हें अहमद शाह वली के नाम से याद करता है। वली माने संत। उनका यह नाम सूफी संत गेसु दराज के साथ उनके जुड़ाव की वजह से पड़ा। अहमद शाह वली ने 1422 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इन्होंने बहमनियों की राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर बीदर शिफ्ट कर दिया। बीदर मौसम के लिहाज से बेहतर था, मिलिट्री के एंगल से ज़्यादा सेफ था, और सबसे बड़ी बात, ये चोल और दाभोल जैसे वेस्टर्न बंदरगाहों से सीधा जुड़ा हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इन बंदरगाहों से पर्शिया और मिडिल ईस्ट का ट्रेड होता था। लेकिन अक्सर जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ भी चल रही होती है। जैसे जैसे बहमनी साम्राज्य अपने शिखर की ओर बढ़ रहा था, उस साम्राज्य के अंदर एक धीमा जहर भी फैल रहा था। यह जहर था गुटबाजी का। अगर आप आज की राजनीति, आज की सोसाइटी के हिसाब से इस प्रॉब्लम को जोड़कर देखेंगे, तो ये इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की लड़ाई थी। आगे चलकर यानी वली के शासन के बाद बहमनी साम्राज्य में दो बड़े गुट बने। पहले थे अफाकी, जिन्हें गरीब भी कहा जाता था। ये वो लोग थे जो ईरान, इराक और सेंट्रल एशिया से ताज़ा दक्कन आए थे। इनमें बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेडर्स और सोल्जर्स थे। दूसरे थे दक्खनी। ये वो मुस्लिम और हिंदू थे जो पीढ़ियों से दक्कन में रह रहे थे या नॉर्थ इंडिया से बहुत पहले आकर यहाँ पे बस गए थे। 1458 में जब सुल्तान हुमायूं शाह शासक बने, तो ये दरार एक खाई बन गई। इतिहासकार फरिश्ता हुमायूं शाह को साउथ का नीरो कहता है, क्योंकि जब बहमनी साम्राज्य संकट में था, तब वो अपनी क्रूरता और विलासिता में डूबा हुआ था। उसको अपने एम्पायर की कोई टेंशन ही नहीं थी। हुमायूं ने अफाकियों को दक्खनी लोगों पर तवज्जो दी, जिससे लोकल लोगों में भयानक गुस्सा पनपने लगा। लेकिन हुमायूं ने अपनी जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया। उसने ख्वाजा निजामुद्दीन महमूद गवान नाम के एक ईरानी व्यापारी और स्कॉलर को अपना मलिक उत ताजार और बाद में पीएम बनाया। यही गवान बाद में बहमनी सल्तनत को भी संभालते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक आदमी पूरे साम्राज्य की दिशा और पूरे साम्राज्य का चेहरा ही बदल देता है। साल 1463 में 9 साल का एक बच्चा मोहम्मद शाह तृतीय गद्दी पर बैठा। महमूद गवान इस साम्राज्य के वास्तविक शासक और रीजेंट बन गए। इसे इतिहास में महमूद गवान का युग कहा जाता है। गवान की काबिलियत का कोई सानी नहीं था। इन्होंने समझ लिया था कि साम्राज्य को अंदर से खोखला असल में कौन कर रहा है। वो थे भ्रष्ट तरफदार। गवान ने रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। कई इनाम यानी दान में दी गई जमीनों को खालिसा यानी शाही जमीनों में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी की तरह इन्होंने जमीनों की सिस्टमैटिक नाप जोख करवाई। गवर्नरों की ताकत को कम करने के लिए इन्होंने 4 प्रांतों को बांटकर 8 प्रांत कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आदमी अपने साम्राज्य को एजुकेशन, कूटनीति और इकोनॉमी के शिखर पर ले गया, उसका अंत कितना दर्दनाक हुआ। महमूद गवान की कामयाबी दक्खनी गुट के अमीरों की आंखों में खटकने लगी। गवान एक अफाकी था और दक्कनी अमीर किसी बाहरी को इतनी ताकत में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक भयानक साजिश रची। इन्होंने गवान की शाही मुहर चुराई और एक जाली खत तैयार किया। ये खत उड़ीसा के राजा को लिखा गया था, जिसमें कथित तौर पर गवान उड़ीसा के राजा को बहमनी एम्पायर पर हमला करने का न्योता दे रहा था। यह एक फेक लेटर युवा और इनसिक्योर सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय को दिखाया गया। सुल्तान, जो पहले ही अपनी इनसिक्योरिटीज से घिरा हुआ था, उसने कोई जांच नहीं की, बिना गवान से कोई सफाई मांगे नशे की हालत में इस खत को सच मान लिया। यह एक ऐसा मौका था जहां सारा इंसाफ, सारी समझदारी एक झूठ के आगे घुटने टेक चुकी थी। 1481 में 78 साल के बूढ़े महमूद गवान को राजद्रोह के आरोप में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। फरिश्ता लिखते हैं कि गवान के आखिरी शब्द थे, अल्लाह का शुक्र है मेरी मौत बहमनी साम्राज्य की आखिरी सांसों के साथ आ रही है।
इस तरह बहमनी सल्तनत को किसी एक दुश्मन ने नहीं बल्कि एक झूठ ने बुरी तरह कमजोर कर दिया। बाद में जब सुल्तान को गवान की बेगुनाही और जाली खत की सच्चाई का पता चला तो वो अपने अपराध बोझ से इस कदर पागल हो गया कि कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। महमूद गवान की मृत्यु के बाद बहमनी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। गवान के रिफॉर्म्स को रोक दिया गया, गवर्नरों ने फिर से बगावत शुरू कर दी और अफाकी बनाम दक्कनी खून खराबा सड़कों पर आ गया। महमूद शाह और कलीमुल्लाह शाह जैसे आखिरी सुल्तान सिर्फ कठपुतलियां बनकर रह गए। साल 1518 से 1527 के बीच वो महान बहमनी साम्राज्य जो कभी नर्मदा से लेकर कृष्णा नदी तक फैला हुआ था, वो 5 छोटे टुकड़ों में टूट गया। ये 5 टुकड़े थे: आदिल शाही जो बीजापुर में थी, निज़ाम शाही जो अहमदनगर में थी, इमाद शाही जो बरार में थी, कुतुब शाही गोलकुंडा की और बरीद शाही जो बीदर में थी। राजनीतिक रूप से बहमनी साम्राज्य साल 1527 में खत्म हो गया था, लेकिन क्या सच में कोई साम्राज्य सिर्फ राजा के जाने से खत्म हो जाता है? यहाँ एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल खड़ा होता है। क्या खंडहर हमेशा बर्बादी की कहानी कहते हैं? बहमनी साम्राज्य भले ही 1527 में टूट गया, लेकिन उसकी विरासत इन 5 नई रियासतों में जिंदा रही। इन्हीं सुल्तानों ने बाद में मिलकर 1565 के तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का भी पतन किया। इन्हीं सुल्तानों ने दशकों तक मुगलों और पुर्तगालियों का डटकर सामना किया। अकबर से लेकर औरंगजेब तक दक्कन में पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने में पसीना बहाना पड़ा। लेकिन बहमनी सल्तनत की कहानी दोस्तों सिर्फ जंगों की कहानी नहीं है। बहमनी सल्तनत ने दक्कन की राजनीति, यहाँ के समाज और यहाँ के कल्चर को भी बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। बहमनी सल्तनत ने दक्कन में एक नई सांस्कृतिक पहचान गढ़ी। इसे हम आज दक्कनी संस्कृति के नाम से जानते हैं। फारसी भाषा एडमिनिस्ट्रेशन और दरबार की भाषा थी, लेकिन लोकल लैंग्वेज के साथ इसके मेल से दक्कनी उर्दू का जन्म हुआ, जो आगे चलकर साउथ इंडिया में लिटरेचर और पोयम की एक मेन लैंग्वेज बन गई। कुल मिलाकर बहमनी सल्तनत की असली जीत उनकी तोपों या तलवारों में ही नहीं थी। उनकी असली जीत थी उस सिंथेसिस में, यानी मिलावट में, जिसे उन्होंने जन्म दिया। आज अगर आप बीजापुर जाकर गोल गुंबद को देखते हैं, जिसका बिना सहारे का 53 मीटर का गुंबद एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है और जहां की विस्परिंग गैलरी इंजीनियरिंग का चमत्कार मानी जाती है, तो इन सभी की नींव बहमनी आर्किटेक्चर नहीं रखी थी। हैदराबाद का 4 मीनार हो या बीजापुर का इब्राहिम रोजा, इन सभी में पर्शियन और लोकल दक्कनी डिजाइन का वही फ्यूजन दिखता है जो गुलबर्गा की मस्जिद से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बहमनी सल्तनत की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।